हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर 6 to 10th स्टूडेंट्स। और बच्चों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आप सभी के सिलेबस से जुड़े हुए जो भी नए वीडियो बनते जाएंगे उसकी सूचना आप सभी को मिलती रहे। हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स लेसन 2 यानी कि अध्याय 2 बहुपद की। तो बहुपद के बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी थोड़ी बहुत जानकारी लेके आ चुके हैं। वहाँ हमने क्या पढ़ा था? व्यंजक। व्यंजक के बारे में जानते हैं हम। व्यंजक जो कि चर राशि और अचर राशि के मिलने से बनता है। अब चाहे वो योग चिन्ह के साथ मिले या ऋण चिन्ह के साथ, गुणा या फिर भाग चिन्ह के साथ, यदि चर और अचर आपस में मिलते हैं तो वह व्यंजक बन जाता है। और व्यंजक में जो है बहुत सारे पद हो सकते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे पद जैसे कि हमारे पास है एक्स है, धन वाई है, धन जेड है, प्लस 3x² प्लस 2y²। ये एक पूरा का पूरा एक व्यंजक है और जिसमें जो है बहुत सारे पद हैं। देखिए, इस प्लस से इधर को एक पद, फिर यहाँ से इस प्लस से इस प्लस में दो पद, इस प्लस से यहाँ तीसरा पद, ये चौथा पद और यहाँ से यहाँ को पाँचों पद। तो यहाँ पे 5 पद हैं, ठीक है। और इसमें चर कहाँ है? देखिए, चर हमारे पास x है, y है, z है, ठीक है, फिर x है, फिर y है। तो यहाँ पे इतने चर हैं यहाँ पर, ठीक है। और अचर क्या है यहाँ पे? देखिए, इसके साथ कोई संख्या नहीं लिखी है तो एक मानी जाती है, इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो एक मानी जाएगी, यहाँ पर भी एक मानी जाएगी। यहाँ पर x² के साथ कौन सी संख्या है? 3 है अचर, और यहाँ पे y² के साथ क्या है? 2 अचर। तो ये चर और अचर के मिलने से जो व्यंजक बन रहे हैं और उस व्यंजक में हमारे पास जो इतने सारे पद हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे पद हैं, तो इसलिए ऐसे व्यंजकों को हम कहते हैं बहुपद। लेकिन अभी हम जो है विशेष प्रकार के बहुपद की यहाँ पे जो जानकारी लेंगे। हमें यहाँ पे एक विशेष प्रकार के बहुपद के बारे में जानना है जो होगा एक चर वाले बहुपद के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। एक चर वाले, जब देखिए यहाँ पे कितने चर है? एक चर ये है, x है, ये अलग है, तो ये दूसरा चर हो गया, ये इससे अलग है, ये तीसरा चर हो गया, फिर z, फिर ये जो है x पहले आ चुका है, ये y भी पहले आ चुका है। यानी कि अलग अलग प्रकार के कितने यहाँ पे? 1 2 3 चर, 3 चर अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये 3 चर वाला बहुपद है, ठीक है। 3 चर है यहाँ पर। लेकिन अभी हमें अध्ययन किसका करना है? एक चर वाले बहुपद का। जैसे हमारे पास हो सकता है 3x² प्लस 2x, ये इस प्रकार से एक बहुपद हो सकता है जिसमें देखिए x और x एक समान चर यहाँ पे पूरे व्यंजक में, यानी कि पूरे बहुपद में एक समान चर है, तो इसे हम कहते हैं एक चर वाले बहुपद। एक ही चर होना चाहिए, पूरी लाइन में एक ही चर होना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो x से x हो, चाहे y हो, सब जगह घातें अलग हो सकती हैं लेकिन चर एक ही होना चाहिए पूरे बहुपद में, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे एक चर वाला बहुपद। तो यहाँ पर x² के आगे से जो अंक है उसी को हम x² का गुणांक कहेंगे। x² के आगे यहाँ पर जो 3 और x² के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा चिन्ह मान करके हम ये देखते हैं कि x² के साथ गुणा की गई है 3 की, तो x² का गुणांक हो गया है 3। ऐसे यहाँ पे x का गुणांक, x की घात कुछ नहीं लिखी है तो 1 मानी जाएगी, तो x की घात 1 का जो गुणांक है इसके साथ गुणा वाला अंक क्या है? 2। तो ये 2 इस x का गुणांक है। x की घात 1 का गुणांक है 2, x की घात 2 का गुणांक है 3। चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। एक्सरसाइज 2.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है कि एक चर वाले बहुपद को पहचानिए। एक चर वाले बहुपद को, ठीक है। और कौन कौन से बहुपद एक चर वाले हैं और कौन कौन से बहुपद एक चर वाले नहीं हैं, ठीक है ना। और हमें ये भी बताना है कि कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि बहुपद है या नहीं है, फिर हम ये देखेंगे कि एक चर में है या एक चर से ज़्यादा चर वाला है, ठीक है। जो तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसको ज़रा बताइए, ठीक है।
कितने चर हैं यहाँ पे, एक्स एक्स, एक ही चर है इसमें, तो ये एक चर वाला हो गया, एक चर वाला, ठीक है। और साथ में ये बहुपद है या नहीं है, देखिए बहुपद की जो यहाँ बहुपद में जो चर की घात होगी वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या जानते हैं ना, पूरी पूरी, 1 2 3 4 5 6, ना वो आधी होती है ना ही वो चर आधी होती है, ना ही वो चर जो है ना ही वो चर की जो घात है वो आधी होगी, और ना ही उसमें जो है कोई वर्गमूल का चिन्ह होगा उस चर में, और ना ही उस चर की घात ऋणात्मक होनी चाहिए, ठीक है ना। चर की घात सीधे सीधे समझ लीजिए, उस चर की घात जो है होनी चाहिए प्राकृत संख्या, और वह चर ऊपर होना चाहिए, बट्टे के नीचे लिखा हुआ नहीं होना चाहिए चर। चर हमेशा कहाँ होना चाहिए, ऊपर। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ है, इसमें एक ही चर है, साथ में इसमें एक्स की घात जो है 2 प्राकृत संख्या है, एक्स की घात 1 प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, देखिए एक चर वाला बहुपद, ये बहुपद भी है और एक चर वाला है। सेकंड की बात करते हैं जरा, देखिए सेकंड में है वाई वर्ग प्लस वर्गमूल 2। तो देखिए यहाँ पे चर, एक ही चर है वाई, और संख्या वर्गमूल में हो सकती है लेकिन चर वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है देखिए एक ही चर में है, और साथ में चर की घात जो है कैसी है, प्राकृत है। तो यानी कि ये हो जाएगा एक चर वाला बहुपद। कारण भी लिखना ना आगे से, तो कारण भी लिख दिया हमने। अब थर्ड क्या है हमारे पास, 3 वर्गमूल टी प्लस टी वर्गमूल 2। तो देखिए यहाँ पे टी जो है, टी क्या है, चर, चर पे वर्गमूल आ चुका है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि टी की घात, अब वर्गमूल 2 को हम पहले ही जान चुके हैं बच्चों, जो वर्गमूल 2 होता है, वर्गमूल 2 है, तो इसे हम ये लिख सकते हैं 2, इस 2 की जो घात है ये वर्गमूल को हम लिख सकते हैं 1/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो घात है यहाँ पे, जो टी की जो घात है वो घात क्या है, 1/2 है, यानी कि भिन्नात्मक है, ठीक है। तो कारण क्या लिख रहे हैं, बहुपद नहीं है ये, कारण क्या लिख रहे हैं, टी की घात प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। समझना सभी बच्चे। तो इस प्रकार से अब फोर्थ में आ जाते हैं जरा, फिर हमारे पास y प्लस 2/y। अभी देखिए यहाँ पे चर हमारा बट्टे के नीचे आ गया, भाग में आ गया, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब ये बहुपद क्यों नहीं है, जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो घातांक के नियम के अनुसार इसकी घात जो 1 है, जब इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये y की घात -1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब हम 1/y में इस y को ऊपर लेके आते हैं तो इसकी जो घात 1 है अभी, वो y की घात -1 हो जाएगी। तो अब ये y की घात ऊपर आके -1 होगी, तो यहाँ पे घात क्या हो गया हमारे पास, ऋणात्मक। और अभी हमने पढ़ा था, समझा था कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए घात, तभी बहुपद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि y की घात ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब बहुपद ही नहीं है तो हम फिर बताएंगे नहीं एक चर वाला है या 2 चर वाला, हम कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि बहुपद है ही नहीं। अब हम पाँचवें की ओर बढ़ते हैं, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस y की घात 50। अब यहाँ देखिए ये अलग चर है x, y अलग चर हो गया, ठीक है। तो 2 चर हो गए ना, एक चर तो है नहीं। अब इसकी घात प्राकृत संख्या है, इसकी भी प्राकृत है और इसकी घात भी प्राकृत है। प्राकृत संख्या तो है, बहुपद तो है, ये पूरा बहुपद है क्योंकि सभी चरों की घातें प्राकृत संख्या है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा चर है, तो एक चर वाला नहीं है, ठीक है। ये कितने चर हैं, 2 चर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 चर वाला बहुपद, ठीक है। समझ में आया सभी बच्चों के। चलिए क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में है हमारे पास x² का गुणांक बताना है। जो निम्नलिखित हमारे पास कुछ बहुपद दिए हुए हैं उसमें हमें जो है x² का गुणांक लिखना है। तो फर्स्ट जो है x² का गुणांक बच्चों, x² के साथ जो गुणा वाली संख्या है उसी की ही हम बात करेंगे, x के आगे वाली संख्या की बात नहीं करेंगे और ना ही किसी और चर की, सिर्फ x² के आगे वाली संख्या, ठीक x² के साथ जो गुणा में है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 2 + x² + x चिन्ह के साथ बताया जाएगा।
तो इसमें जो है गुणांक बराबर हो जाए एक्स के आगे वाली संख्या, यहाँ वाली, ये यहाँ वाली संख्या, ठीक है ना। कोई संख्या नहीं लिखी है तो एक मानी जाती है, ठीक है। तो उस एक का चिन्ह क्या है, प्लस, तो इसका गुणांक आ गया +1। ये दो नहीं होगा, ये दो तो प्लस के आगे है ना। इस एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा वाली संख्या वो ये है, और इसका चिन्ह क्या है, प्लस का, तो प्लस के चिन्ह के साथ जो है हमने उसका गुणांक बता दिया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और समझ में आएगा। 2 - x² + x⁻3। हमें गुणांक किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के आगे से कौन सी संख्या है, नहीं लिखी हुई है, तो क्या मानी जाएगी, 1। जब नहीं लिखी है तो 1 मानी जाएगी ना, और चिन्ह क्या है उसका, माइनस, तो -1 उसका गुणांक है। ऐसे ही थर्ड वाले में देखेंगे हम। थर्ड वाले में हमारे पास π/2 x² + x, ठीक है। तो इसमें गुणांक क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुणा में, π/2, तो π/2 इसका गुणांक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। तो क्वेश्चन 3 में है कि 35 घात के द्विपद मतलब 2 पद वाला, और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना हमने, द्विपद का उदाहरण। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 35 घात होनी चाहिए उसमें, और द्विपद होना चाहिए, 2 पद होने चाहिए। तो x⁻35 + y, या प्लस में जो है यहाँ पे 50 लिख दो, कोई भी संख्या लिख दो प्लस में, ठीक है ना। तो 35 घात में हो गया ना, घात क्या है, 35। सबसे बड़ी घात जो है 35 होनी चाहिए, उसी को कहते हैं 35 घात का बहुपद, ठीक है। और ये एक एग्जांपल हो गया, और भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, x⁻35 + x⁻34, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए, और 2 पद होने चाहिए, क्योंकि द्विपद भी कह रहा है ना। और भी एग्जाम्पल हो सकता है x⁻35 + 20, और भी हो सकता है x⁻35 + 30, और भी हो सकता है, x ही नहीं कोई दूसरा चर ले लो, y⁻35 + 10, ठीक है। कोई भी हम जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो फिलहाल एक ही एग्जाम्पल बताना था, तो कोई सा भी एक बता सकते हैं। इसी प्रकार से हमें दूसरा देखना है, जिसमें लिखा हुआ है 100 घात का एक पदी। अब उसमें एक ही पद होना चाहिए, और वो भी 100 घात का होना चाहिए। तो 100 घात का एक पदी, तो एग्जाम्पल हो सकता है, देखो x⁻100, केवल एक ही पद होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 2x⁻100, उसकी घात 100 होनी चाहिए, आगे से किसी भी संख्या की गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल हो सकता है y⁻100, और हो सकता है 4y⁻100, घात 100 होनी चाहिए, और एक ही पद है। पद जो है प्लस और प्लस, या प्लस के बीच में, प्लस माइनस के बीच में, माइनस प्लस के बीच में, माइनस माइनस के बीच में एक पद बन जाता है, ठीक है। तो ये एक ही पद है, क्योंकि इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो ये एक पद हमारे पास बना हुआ है। तो ये एक पद में जो है बहुपद है, और वो भी 100 घात का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा है बहुपद की घात बताइए। बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की घात जो है बच्चों, उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी, चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है, सबसे बड़ी घात, ठीक है। तो अभी हम देखिए फटाफट बताते हैं। जो फर्स्ट है 5x⁻3 + 4x² + 7x। चलिए बताइए घात कितनी हो जाएगी इसमें, चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो घात 3। इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 3। सेकंड बताएंगे 4 - y²। तो 4 - y² में घात हो जाएगी कितनी, देखिए चर तो यहाँ पे एक ही है, उस चर की घात कितनी है, 2, तो घात हो गई 2। थर्ड की बात करते हैं 5t + वर्गमूल 7। तो यहाँ पे घात बराबर, चर का है हमारे पास, ये है, चर की घात कितनी, 1, तो घात हो गई 1, ठीक है। और चौथे वाले में सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चर है ही नहीं। जब कोई पद नहीं लिखा होता है, कोई चर नहीं लिखा होता है, उस चर की बात हो और वो चर वहाँ ना लिखा हो, तो उसका मान 0 होता है, समझ गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई चर लिखा ही नहीं है, कोई भी चर नहीं है यहाँ पर। और चर की, और क्या पूछा है, बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं, बताया था ना, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है। यहाँ पे चर है ही नहीं, तो क्या होगा, 0, तो घात बराबर 0। समझ रहे हैं सभी बच्चे। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है, निम्नलिखित बहुपदों को
रैखिक द्विघात और त्रिघात में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है ना, हमें क्या बताना है कि कोई भी बहुपद जो हमें दिया हुआ है उसका हमें बताना है कि वह रैखिक बहुपद है, द्विघात है या त्रिघात है। तो रैखिक बहुपद को आप समझ लीजिए जिसमें घात क्या होनी चाहिए, एक। घात एक का मतलब चर की सबसे बड़ी घात एक होनी चाहिए, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, और द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या होगी, चर की सबसे बड़ी घात 2 होगी। और त्रिघात बहुपद कहेंगे जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 होगी। समझ रहे हैं सभी बच्चे? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो वर्गीकृत करना है, बताना है कि ये किस प्रकार का बहुपद है। तो इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो ये हो गया द्विघात। कितना आसान है। सेकंड को बताइए, एक्स माइनस एक्स की घात 3। तो यहाँ पे एक्स की सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, त्रिघात। फिर हमारे पास थर्ड में है वाई प्लस वाई वर्ग प्लस 4। तो इसमें क्या है देखिए, वाई की सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो ये हो जाएगा द्विघात। ठीक है, फोर्थ में आ जाते हैं 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ पे क्या है देखो, एक्स की घात कितनी है, 1 है। तो एक घात वाले को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, पांचों में देखते हैं 3t, 3t, और t की सबसे बड़ी घात क्या है, 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक। फिर उसके बाद हम छठे में देखते हैं, इसमें r की घात 2। अब इसमें चर की घात 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है सातवां है 7x स्क्वायर। इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो ये हो जाएगा द्विघात। तो सभी के समझ में आ गया है कैसे हो रहा है। तो आज हमारी एक प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिर भी किसी को किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन में हमें ये समस्या आई, तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू।